जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोहोम पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। रमदीप गुड इवनिंग बहन, चंपा हेलो, आप सभी को शुभ संध्या। तो जुड़ जाइए एक बार आप सभी। जुड़ जाइए एक बार, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। सुमित्रा गुड इवनिंग। और जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो हमारी आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिलोफॉर्म पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर बैच के रिगार्डिंग। वैसे तो हमारी मॉडर्न चला हुआ है और मॉडर्न की एंडिंग जो है वो हमारी स्टार्ट है, जिसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट अगर आप बाई करते हैं तो आपको 1,999 पे करना रहता है। अगर आप पेपर सेकंड लेते हैं ओनली पेपर सेकंड के लिए 1,999 इसके लिए पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेते हो पेपर फर्स्ट और सेकंड का तो आपको 2,999 पे करने रहते हैं। आप कूपन कोड यूज कीजिए VIK10, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा फिल्म के हर बैच पर। आवाज कम आ रही है? अब एक बार कमेंट करके मुझे बताइए क्या अभी भी वॉइस कम है? गुड इवनिंग रेनू बहन, गुड इवनिंग। और अगर आप ये क्लासेस परचेज करते हैं तो आपको नोट्स मिलते हैं इनके, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, MCQ प्रैक्टिस आपके रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। आप कूपन कोड यूज कीजिए VIK10 और जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा फिल्मों के हर बैच पर। तो शुरू करते हैं। हमारा जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का विकास है, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास और औपनिवेशिक भारत के बाद शिक्षा का विकास, ये हम चीजें कर रहे हैं। तो बोलते हैं, कमेंट कर दीजिए। अब वॉइस ओके है ना आपके पास? चलो गुड, अगर अच्छे से आ रही है तो हाँ, वॉइस अब ओके है तो ओके। हम स्टार्ट कर रहे हैं बस। अभी स्लाइड तक पहुंच जाऊं जहां तक हम जा चुके हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हम्म भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 हम कर चुके हैं। अब 1913 के अंदर सरकारी प्रस्ताव आ जाता है। क्या आ जाता है? 1913 का सरकारी प्रस्ताव अब हमारा आ जाता है। 1913 के सरकारी प्रस्ताव में क्या कहा गया? कहा कि जितने भी प्रांत हैं, एक प्रगतिशील प्रांत थी बड़ौदा, प्रगतिशील प्रांत जो थी वो थी बड़ौदा। बड़ौदा जो प्रांत थी, इसमें 1906 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने से समय लेकर अंग्रेजी सरकार द्वारा, यानी बड़ौदा के अंदर क्या करना है, हमें अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करनी है। तो 12 फरवरी 1913 को निरक्षरता समाप्त करने की नीति स्वीकृत की गई। प्रांतीय सरकारों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का निर्देश दिया गया।
यानी किससे प्रेरित होकर? बड़ौदा से सबक लेकर, बड़ौदा जो प्रांत थी उससे सबक लेकर 12 फरवरी 1913 को सभी प्रांतों में, प्रत्येक प्रांतों में कि जितनी भी अशिक्षा है उसको दूर करने के लिए कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया गया। कितना? कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया गया। क्लियर है? गवर्नमेंट प्रपोजल ऑफ 1993 1913 taking a lesson from the progressive princely state of Baroda, starting compulsory primary education in 1906. The policy of aggregating the illiteracy was approved by the British government on February 12, 1913, directs provisionally governments to provide free primary education. It was suggested to establish at a least one university in each province. यानी कम से कम each one जो यूनिवर्सिटीज है वो जो भी जितनी भी प्रोविंसेस है उनके अंदर एस्टेब्लिश करना है। सैंडलर आयोग क्या है? सैंडलर आयोग 1917 से 1919। सैंडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए होता है। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय अध्ययन आयोग की नियुक्ति की। क्या कहा जाता है इसे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसे कहा जाता है। डॉक्टर M.E. सैंडलर, M.E. माइकल सैंडलर, सर माइकल सैंडलर के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग था। क्या था? उच्च शिक्षा आयोग भी इसका नाम था। माइकल सैंडलर इस समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने शिक्षा की 10+2+3 के पैटर्न की सिफारिश की थी। इस आयोग के सदस्य दो भारतीय, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी इसके सदस्य थे। समझ में आ गया? इसमें कहा कि 3 वर्ष की स्नातक होनी चाहिए। 3 वर्ष की जो स्नातक होगी वो ऑनर्स में होनी चाहिए। एक तो ऑनर्स होने चाहिए और एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री एक होनी चाहिए। एक तो ऑनर्स होना चाहिए, एक बैचलर डिग्री के लिए। विश्वविद्यालय के नियमों के निर्माण कठोरता पूर्वक करना चाहिए कि जो विश्वविद्यालय के नियम है उनका निर्माण कठोरता पूर्वक होना चाहिए। इस आयोग की वजह से ढाका एक विश्वविद्यालय था, एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों की अधिक से अधिक प्रबंध करना चाहिए था। डिप्लोमा व डिग्री उपाधि दी जानी चाहिए थी। क्या कहता है कि प्रयोगशालाओं की प्रौद्योगिकी, व्यवहारिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि का अधिक से अधिक प्रबंध करना चाहिए। डिप्लोमा व डिग्री देना चाहिए। डिप्लोमा व डिग्री देना चाहिए।
क्लियर। व्यवसायिक कॉलेज खोलने चाहिए, व्यवसायिक यानी जो वाणिज्यिक नॉलेज दें उनकी स्थापना करनी चाहिए। आयोग के सुझाव के बाद 1916 से लेकर 1921 के बीच 7 विश्वविद्यालय खोले गए थे। आयोग की सिफारिश के बाद 1916 से लेकर 1921 तक 7 विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है, 7 विश्वविद्यालय में 1916 में एक विद्यालय अलीगढ़ में खोला गया, मैसूर एवं बनारस। 1917 में पटना, 1918 में उस्मानिया और 1920 में अलीगढ़। अलीगढ़ और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ तथा ढाका में विश्वविद्यालय खोला गया था। उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी। 1920 में अलीगढ़ ठीक है, ये इलाहाबाद नहीं, अलीगढ़ है 1920 में। क्लियर है। Sandler Commission 1917-1909. Sandler Commission was formed in 1917 AD under the leadership of Dr. M. E. Sandler, Michael E. Sandler के study of the problems of Calcutta University. Its other name was Higher Education Commission. Dr. Michael Sandler was the chairman of this committee. He recommended 10+2+3 pattern of education to Indian Asutosh Mukherjee and Dr. Ziauddin Ahmed were also member of these commissions. हार्टेग समिति 1929 शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर फिलिप हार्टेग की अध्यक्षता में साइमन कमीशन द्वारा एक सहायक समिति के रूप में हार्टेग समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब कौन सी है हार्टेग समिति? क्या है हार्टेग समिति ने क्या किया था? 1929 में शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर फिलिप हार्टेग की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन द्वारा एक सहायक समिति के रूप में हार्टेग समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने सिफारिश की कि एकात्मक और आवासीय विश्वविद्यालयों के अलावा आवासीय विश्वविद्यालय यानी जहां पर हॉस्टल है उनकी बात करें, संबंध विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में सुधार किया जाए, ऑनर्स पाठ्यक्रम खोले जाएं और छात्रों को उनकी क्षमता और योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाए। ठीक है, और 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। इस आधार पर। क्लियर है। Hortage Committee 1929 Hortage Committee was appointed
as a supporting committee by the Simon Commission under the chairmanship of Sir Philip Hartage to prepare a report on education. The committee studied various aspects of education and submitted its report in 1929. The committee recommended that addition to unitary and regional universities, affiliated universities be established, university libraries be, अरे ये कह रहा है कि एक तो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होनी चाहिए, ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल जितनी भी यूनिवर्सिटी है जहां पर आवासीय है, जहां पर हॉस्टल्स वगैरह है, उनके अच्छे से समाधान होना चाहिए। मौलिक शिक्षा का वर्धा योजना, मौलिक शिक्षा का वर्धा योजना की अगर हम बात करें, मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना भाई क्या आएगा, शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के बजाय हिंदी को बनाने की बात कही गई थी। फैसला किया गया कि 7 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। प्रस्ताव के सुझाव को ध्यान में रखते हुए शिक्षा योजना तैयार करने के लिए विनोबा भावे की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक समिति का गठन किया था। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में सम्मेलन किया गया था। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कहां पर, महाराष्ट्र, वर्धा में क्या किया गया था, एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा 1937 में महात्मा गांधी द्वारा अपने समाचार पत्र हरिजन में इस योजना का शिक्षा का जिसमें क्या किया गया था, अपने लेखों में प्रकाशित किया और शिक्षा योजना को सुझाव दिया था, जिसमें शिक्षा की योजना का सुझाव दिया था और इसे वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्धा शिक्षा योजना से कहा जाता है। हस्त उत्पादन अनिवार्य, हस्त उत्पादन इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। हस्त उत्पादन कार्य की शिक्षा हमें ऐसी देनी चाहिए जिससे हैंडक्राफ्ट यानी आदमी कौशल को बढ़ावा मिले, ठीक है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा दी जाए और ये अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा में हो, मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, निःशुल्क देनी चाहिए। कितनी निःशुल्क यह शिक्षा दी जानी चाहिए। 1947 के बाद इसको ही आधार बनाया गया था भारत की शिक्षा का, मौलिक या फिर बेसिक शिक्षा को 1947 के पश्चात बाद राष्ट्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। राष्ट्रीय सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे फिर। Wardha scheme of basis education, it was decided to make Hindi the medium of instructions instead of English. Free and compulsory education from 7 to 14 years, keeping in mind the suggestion of the proposal of a committee of experts was formed under the chairmanship Vinoba Bhave to prepare a plan of education. शिक्षा की सार्जेंट योजना,
इस योजना को सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे जॉन सार्जेंट द्वारा तैयार किया गया था। इसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट और भारत में युद्धोपरांत शैक्षिक पुनर्निर्माण की योजना के रूप में जाना जाता है। सार्जेंट शिक्षा योजना भारतीय स्वतंत्रता से पहले सन 1944 में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा तैयार की गई योजना थी। इसका उद्देश्य भारत में 40 वर्षों के अंदर यानी 1984 तक पूर्ण रूप से साक्षर बनाना था। Sargent scheme education 1994. This scheme was known as the Sargent scheme of the education because it was prepared by the John Sargent. It is also known as the report of the Central Advisory Board education and the plan of post-war education post-war educational reconstructions in India, reconsultations in India. The Sargent's education plan was a plan prepared by the British Indian government in 1944 before Indian independence, with the aim of making India 40. It was to be made completely illiterate within a few years, that is by 1994. राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949 में ये आया था। राधाकृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। राधाकृष्णन आयोग ने स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च या विश्वविद्यालय शिक्षा को आकार देने के लिए कुछ मूल्यवान सिफारिशें की थी। इसने पेशेवर या कौशल शिक्षा के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने की शिक्षा पर जोर दिया था। इस आयोग में कुल 10 सदस्य थे। ठीक है, और इसने कहा था कि वर्ष में परीक्षा के दिनों को छोड़कर परीक्षा के दिनों को छोड़कर 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, 11-11 सप्ताह के 3 सत्र होने चाहिए। 3 सत्र इसमें होने चाहिए। क्लियर? समवर्ती सूची को शिक्षा यानी जो समवर्ती शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना जाना चाहिए। शिक्षा को समवर्ती शिक्षा स्मृति सूची में रखा जाना चाहिए। ठीक है, और क्लियर है? कमेंट करना एक बार। Radhakrishnan Commission were what we also all call University Education Commission, was appointed by the government of India in November 1948 to report on the state of Indian universities education. This commission was appointed 4 November 1948. This commission submitted its report to the government of India on August 25, 1949. The Radhakrishnan Commission made some valuable recommendations for shaping higher or universities education in post-independence India. It emphasized professional or skill education as well as education to empower of women. There were a total of 10 members in this commission. कोठारी शिक्षा आयोग 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी, जिसे कोठारी शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग की शुरुआत
2 अक्टूबर 1964 में हुई थी। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने भाषण में कहा था कि यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्र के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के सभी पहलुओं को सर्वेक्षण करेंगे और ऐसे सुझाव देंगे जो हमारे शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों को लाभ पहुंचाएंगे। कोठारी एजुकेशन कमीशन, इसने क्या कहा कि ये एक ऐसा आयोग है जो हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। चेयरमैनशिप इसमें की गई थी 1964 के अंदर, 2 अक्टूबर 1964, और इसकी जो चेयरमैनशिप की गई थी वो डॉक्टर डी एस कोठारी के द्वारा की गई थी। इस समय जो इनके प्रेसिडेंट थे, भारत के इंडिया के प्रेसिडेंट जो थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। had said this his speech, it is my heartfelt wish that this commission, which also include representative from progressive region for the world, it will survey all aspect of education and make suggestion that will benefits all levels for education system. इस आयोग के सदस्यों की संख्या 17 थी। 2 वर्ष के बाद इन्होंने 29 जनवरी 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री MC धांगला को सौंपी थी। शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है। यह आयोग पहला ऐसा आयोग है जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। इसने नैतिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा बल दिया, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के ऊपर बल दिया, कृषि और कृषि अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। उच्च प्राथमिकता दी जाए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय की जाए। कितना? 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। क्लियर है? This number of members of this commission was 17 after 2 years on 29 June 1966. It submitted its report on the Union Education Minister MC Dhangla. This is considered a special achievement in this field of education after independence. This commission was the first commission which studied the Indian education system in details. As a result of this, the national education policy come into the next extents 1968. अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी, वो जो 1968 में आई। 1968 में भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर यह आधारित थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का था। इसमें शिक्षा की संरचना 10+2+3 करना था, अर्थात 10 वर्ष तक सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर शिक्षा और 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा, स्नातक कोर्स जो होते हैं। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार क्लियर।
नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966, एक मिनट, इसका इंग्लिश वर्जन है क्या? National Policy of Education 1968. This first national policy on education after the independence of India was announced in 1968. It was based on the Kothari Commission report 1964-1966. The Indira Gandhi government announced क्या कहते हैं, first national policy on education 1968. Its main objective is to provide free and compulsory education to all children up to 14 years of ago. नवीन राष्ट्रीय नीति की अगर मैं बात करूं तो इस नीति का उद्देश्य है असमानताओं को दूर करना, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं को, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च किया था। क्या किया था? ब्लैक बोर्ड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर आपसे पूछे किस शिक्षा नीति में आया था, तो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। 1986 में आया था। अगर मैं इससे 111 साल पीछे चला जाऊं तो क्या आएगा? 1885 आएगा। और 1885 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1886 में अगर मैं चला जाऊं तो इस अधिवेशन में किसने? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कलकत्ता के अंदर हुआ था। और ये जो अधिवेशन था, इसके अंदर पहले पारसी अध्यक्ष बने थे। ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी, धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने हमसे दिया था। जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी जनगणना इन्होंने पहले की थी। ये चीजें हमारे साथ रहती है उसमें। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार। तो अब सिर्फ हमारे बचते हैं गांधी, महात्मा गांधी जी हमारे बचते हैं। शिक्षा नीति हमारी हो चुकी है, महात्मा गांधी जी अब हमारे बचते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी हमारे बचते हैं, उनको हम कल कंप्लीट कर देंगे और कल मॉर्निंग में महात्मा गांधी जी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इवनिंग के अंदर जितने भी इंपोर्टेंट्स जैसे गवर्नर जनरल हमारे रहते हैं उनको हम रीड कर लेंगे। और बिरसा मुंडा, वो आंदोलन हमारा रहता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, जैसे महात्मा गांधी के आंदोलनों में उनको करवा दूंगा मैं, उसके अंदर ये ऐड कर दूंगा, जो छुटपुट आंदोलन होंगे उनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, कुछ चीजें अगर ऐड ना हो पाई थी तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अब अगर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अभी अगर आप गवर्नर जनरल पढ़ना चाहते हैं तो अभी हम गवर्नर जनरल पढ़ लेते हैं। अदरवाइज अगर आप मना करेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कल कंप्लीट हो जाएगा हम आपका सिलेबस। मैंने कहा कि 27 तारीख को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 27 तारीख को आपका डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, ओके। फिर ऐसा होगा, जैसे मैं कल मॉर्निंग में भी फिर हमें गवर्नर जनरल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इवनिंग में हम गांधी को पढ़ लेंगे। क्योंकि गवर्नर जनरल ज्यादा है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ हम रीड कर लेंगे। ठीक है, कुछ हम रीड कर लेते हैं, कल पर बात नहीं जाएगी, परसों पर बात नहीं जाएगी, कल ही कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, उम्मीद रहेगी। चलो गवर्नर जनरल देखते हैं भाई। हाँ ये सही है, कल की क्लास में आपके गवर्नर जनरल फिर कंप्लीट हो जाएंगे।
बंगाल के गवर्नर कौन? अब देखो ये ऊपर हेडिंग पढ़ते रहना, बंगाल के गवर्नर्स हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बंगाल के गवर्नर्स हम कर रहे हैं। वॉरेन हेस्टिंग से मैं शुरू करूंगा। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग से मैं शुरू करने जा रहा हूं। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था का अंत किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट किसके अंदर आया था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके अंदर हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के में हुई थी। बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी के अंदर हुई थी। प्रथम अंगल मराठा युद्ध एवं सालाबाई की संधि वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई थी। भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसके समय हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके समय आया था। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल and of dual system of administration. Regulating Act 1773 comes Supreme Court in Calcutta इसके समय एस्टेब्लिश हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके समय आई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड ट्रीटी ऑफ सालाबाई इसके समय हुई थी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन भगवद गीता इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन्हीं के समय आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793। इससे अगर मैं 200 साल आगे जाऊं 1991-92 क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएसएसआर संयुक्त सोवियत संघ जो सोवियत संघ रूस था उसका विघटन हुआ था, जो 1922 में बना था। 1922 में बना था। 1992 में इसका विघटन हो गया था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम चर्चा करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 अपीलीय अदालतों और निचली श्रेणी की अदालतों की स्थापना की गई थी। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और सेरिंगपट्टम की संधि की गई थी। स्थायी बंदोबस्त और सिविल सेवाओं का परिचय किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश्ड ए applied court of and lower level court, establishment of Sanskrit college, third Anglo-Mysore War and treaty, Srirangapattam, introduction to permanent settlement and civil services. सर जॉन शोर 1793 से लेकर 1798 तक। 1793 का चार्टर अधिनियम सर जॉन शोर के समय आया था। हस्तक्षेप की नीति इसी के समय आई थी। खरदा का युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। सर जॉन शोर 1798 चार्टर एक्ट ऑफ 1793, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, बैटल ऑफ खरदा इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 सहायक गठबंधन प्रणाली का परिचय इसी के समय हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था। और इन्होंने लॉर्ड वेल्सली ने अपने आप को बंगाल का क्या कहा था? अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। क्या कहा था? बंगाल का शेर इन्होंने अपने आप को कहा था। क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। हिंदी के अंदर भी है ये, सेम इंग्लिश के अंदर भी है। ठीक है, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इसके ऊपर। सर जॉर्ज बार्लो 1805 और 1807 लॉर्ड मिंटो के आगमन तथा भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। क्या थे? लॉर्ड मिंटो के आगमन तक भारत के अंदर कार्यवाहक गवर्नर जनरल अगर कोई रहा तो सर जॉर्ज बार्लो रहा है। अर्थव्यवस्था और छंटनी के प्रति अपनी जुनून के कारण ब्रिटिश क्षेत्र का क्षेत्रफल कम कर दिया। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि संपन्न लॉर्ड मिंटो के साथ हुई थी। 1813 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड मिंटो के समय भारत आया था, पेश किया गया था। सर जॉर्ज बार्लो 1805-1807 acting governor general of India until the arrival of Lord Minto. Due to his absence with economy and retirement, he reduced the area of the British reenactment. जो छोड़ने की प्रवृत्ति थी उससे छंटनी करनी थी, तो इससे क्या हो गया? इसका जो एरिया था कम हो गया था। वेल्लोर रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1806 इन्हीं के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 फर्स्ट ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज
concluded with the Maharaja Ranjit Singh with in 1809 और चार्टर एक्ट 1813 इंट्रोड्यूस्ड। 1809 के अंदर 1809-10 में हरियाणा पर संपूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1805 में हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था प्रशासनिक आधार पर। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1923 तक हस्तक्षेप की नीति को समाप्त किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी किसमें हुआ? पेशवाई का उन्मूलन इन्होंने किया था। और अंतिम पेशवा कौन थे एक बार मुझे कमेंट करके बताना। मद्रास थॉमस मुनरो द्वारा और बंबई में रजतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी। उत्तर पश्चिम प्रांत और बंबई में मालवाड़ी प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंडेड द एंग्लो मराठा युद्ध वार इनके टाइम पे हुआ था। द ऑबलेंस ऑफ पेशवाई establishment of Rayatwari system in Madras by Thomas Munro and Bombay, Malwari system in the northwestern provinces and Bombay. लॉर्ड हाम्स्टेड 1823 से लेकर 1828 तक असम पर कब्जे के कारण 1824 में पहला बर्मी युद्ध इस केस में हुआ था। 1824 में बैरकपुर का विद्रोह लॉर्ड हाम्स्टेड केस में हुआ। ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब भारत के गवर्नर जनरल आ चुके हैं। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम के ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। सती प्रथा का उन्मूलन यानी सती प्रथा को समाप्त किया। ठगी, शिशु हत्या और बाल बलि का दमन किया। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम इसी के समय आया था और 1935 का अधिनियम आगे हम पढ़ लेंगे। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कलकत्ता में स्थापित किए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1822 AD 1835 फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड दिस Governor General of Bengal the Governor General of India. Abolition of sati, separation of fraud, infanticide and child sacrifices. English Education Act 1835 comes मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स कोलकाता के अंदर स्थापित किए गए थे। लॉर्ड जेम्स चार्ल्स मैटकॉफ प्रेस का मुक्तिदाता ऐसे कहा जाता है। एक खुली प्रेस पर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। लॉर्ड ऑकलैंड और ऑकलैंड बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। 1837 से लेकर 1842 तक देशी स्कूलों के सुधार और भारत के वाणिज्यिक उद्योगों के विस्तार के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। प्रथम मंगल अफगान युद्ध इसी के समय था। लॉर्ड ऑकलैंड के नाम से ही आप मुझे बताना किस रोड को जाना जाता है। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन ओपन प्रेस वर रिमूव्ड। Lord Auckland 1836 to 1842 devoted himself of the improvement of native schools and expansion of India commercial industries. First Anglo War in this time. Lord Ellenborough 1842 से लेकर 1844 तक सिंध पर कब्जा कर लिया था इनके समय। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इनके समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। व्यापकता का सिद्धांत पेश किया था। अच्छाई का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चार्ल्स वुडकर डिस्पैच इसके समय आया था। डाकघर अधिनियम 1854 में इनके समय आया था। ट्रेन इनके समय चली थी। बम्बई और ठाणे के जोड़ने के वाली पहली रेलवे लाइन 1853 में इन्हीं के समय चली थी। कमेंट कर दीजिए चीजें समझ में आ रही है ना या ऐसे चल रही है। अरे एकदम 3 बच्चे गायब कैसे? हाउ? Doctrines of lapse introduce principle of goodness.
चार्ल्स वुड डिस्पैच कम्स किस में हुआ था? पोस्ट ऑफिस एक्ट 1857 इनके टाइम पे आया था 1854। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एट थाने इनके टाइम पे हुई थी। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना डलहौजी के टाइम हुई। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध डलहौजी के टाइम हुआ। पहली टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के टाइम पर बिछा गई। लोक निर्माण विभाग डलहौजी के समय किया गया। उपाधियों और पेंशनों का उन्मूलन डलहौजी के टाइम पर किया गया। भारतीय सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू डलहौजी के द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के द्वारा किया गया। लॉर्ड कैनिंग 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई तीनों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1857 का विद्रोह कैनिंग के टाइम हुआ था और इसी विद्रोह के बाद कैनिंग क्या करेगा? अपने आप को भारत के गवर्नर जनरल से हटाकर वायसराय बना लेगा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का वायसराय बनाया गया और कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय बना था। Lord Canning 1856 to 1857 the three universities were established in 1857 at Kolkata, Madras and Bombay. Revolt 1857 took place and not after the revolution of 1857 Governor General of India was made the Viceroy of British India and Canning became the first Viceroy of the British India. लॉर्ड एलिंगन 1862-1863 इसने बहावी आंदोलन को समाप्त किया था भाई। लॉर्ड लॉरेंस 1865 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। उन्होंने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता कहते हैं। निष्क्रियता जिसे कहा जाता है। इनके समय क्या हुआ था? भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण हुआ था। उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना में भीषण अकाल पड़े और हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग की गठन किया गया था। भारत और यूरोप के बीच 1865 में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ शुरू किया गया था। 1865 में कब किया गया था? समुद्री टेलीग्राफ कब शुरू किया गया था? 1865 में। लॉर्ड मेयो 1869 to 1872 लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। ये नियमित जनगणना नहीं थी भाई, अनियमित जनगणना थी। रिपन के टाइम पर क्या होगी? रिपन के टाइम पर नियमित जनगणना हुई। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो द फर्स्ट census in India was conducted in 1872 during the census. जो सेंसस थे, फर्स्ट टाइम सेंसस जो काउंट किए गए थे 1872 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो established Mayo College in Izmir. It established an agriculture department in 1872. लॉर्ड नॉर्थबुक 1872 से लेकर 1876 इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। सवेज नहर खुले जाने से भारत और ब्रिटेन व्यापार में वृद्धि हुई। पंजाब में कुका आंदोलन इसी के समय हुआ था। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाकर मद्रास भेज दिया था। मल्हार राव को कहां पर भेज दिया था? जो गायकवाड़ के थे उन्हें हटाकर मद्रास भेज दिया था। लॉर्ड लिटन ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, निबंध लेखक और साहित्यकार थे। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रची की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग का गठन किया था। मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। 1878 में पारित हुए भारतीय सशस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र रखने पर और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया था। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। लॉर्ड लिटन 1876-1880 he was a famous novelist, essayist, writer and literature. Lytton appointed a famine commission in 1878 under the chairmanship of Richard Strachey. In March 1878, Lord Lytton passed the Indian Newspaper Act, Vernacular Press Act, and imposed strict restriction on Indian newspaper under the Indian Arms Act passed in
1878 लाइसेंस फॉर पासिंग एंड ट्रेडिंग पोसेसिंग ट्रेडिंग एंड आर्म्स मेड मैंडेटरी, कि अगर आपके पास आर्म है यानी हथियार आपके पास है, आर्म्स हैं और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर पैक्ट को एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। रिपन के समय ही 1881 में भारत में नियमित दशकीय जनगणना हुई थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। आयु के बच्चों को, जो 7 वर्ष से कम के आयु के बच्चे थे, उन पर काम पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की उपाधि दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या माना जाता है? आधुनिक नर्सिंग का जनक इन्हें माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक नर्सिंग का जनक इन्हें माना जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्लास है ना जीतू सर की शायद आज। चलो लॉर्ड डफरिन पर हम आ चुके हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी क्लास थी। शुक्रिया आप सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू अंजलि बहन, अमेजिंग क्लास। भाई और बेस्ट टीचर, देखो प्रमदीप, हम बेस्ट टीचर नहीं है, हम भी स्टूडेंट हैं आपकी तरह। ठीक है, गुड नाइट चंपा बहन। जैसे आप विद्यार्थी हो ना, हम भी वैसे ही विद्यार्थी। ठीक है, आप भी इतिहास के छात्र हो और हम भी इतिहास के छात्र हैं। कोई बेस्ट टीचर नहीं है। बेस्ट टीचर एक स्टूडेंट होते हैं और जो आप मेरे लिए हो। क्योंकि जितना मैंने आज तक सीखा है वो सब आपसे सीखा है और आगे भी आपसे ही सीखता रहूंगा। तो मेरे तो टीचर आप हो और आप ही मेरे लिए बेस्ट हो। थैंक यू प्रमदीप बहन। कोशिश करता हूँ बस एक अच्छे तरीके से करवाने की, वो हो जाता है। चलो कमेंट कर दो एक बार, फिर क्लास है आपकी नेक्स्ट, उस क्लास में चले जाना। ओके, गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि। अमेजिंग क्लास, थैंक यू प्रमदीप बहन। चलो ठीक है प्रमदीप, आप भी जाइए, बाकी सभी जा चुके हैं, और अच्छे से क्लास अटेंड कीजिए। और अभी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वहां पर जाकर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन गलत होने का कारण क्या आता है? हमारी प्रैक्टिस ना होना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। 1 महीना है आपके पास, 6 दिसंबर को एग्जाम है, 6 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस रखो। डीआई के ऊपर प्रैक्टिस करो, मैथ के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो। फर्स्ट पेपर के ऊपर फोकस रखो। ठीक है, फर्स्ट पेपर को भी क्वालिफाई करना जरूरी है, और सेकंड पेपर तो है ही है। ठीक है, अब 2 आवर्स अपने फर्स्ट पेपर को और 3 आवर्स अपने सेकंड पेपर को देना शुरू कर दो। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।